नमस्कार साथियों, नमस्कार राजस्थान। मैं गोविंद मालविया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हो कि हमारे राजस्थान के भूगोल की जो सीरीज है वो लगातार जारी है। और इस सीरीज के अंतर्गत हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को देख रहे थे। तो चलिए बिना वक्त गंवाए सीधा सीधा वीडियो की बात कर लेते हैं। और भौतिक प्रदेशों में हमने पिछले वीडियो में जानकारी ली थी और वो प्रमुख जानकारी थी पश्चिमी रेतीले मैदान अर्थात थार के रेगिस्तान की, जिसके करीब 3 वीडियोस यानी 3 पार्ट में हमने उसको डिवाइड किया था, जिसमें थार के रेगिस्तान के परिचय और शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश 3 वीडियोस में 2 भागों में डिवाइड करके उसको देखा था। आज हम देख लेते हैं राजस्थान की भूगोल सीरीज में भौतिक प्रदेशों में नेक्स्ट टॉपिक मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश, जिसे आप लोग और हम लोग अरावली पर्वतमाला नाम से जानते हैं। मैंने पहले से बोर्ड प्रिपेयर कर रखा है, अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे महत्वपूर्ण कंटेंट्स हैं जो आपके कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन हॉल में इसमें से पड़ा हुआ मैटर आपका एक आध सवाल एग्जामिनेशन हॉल में ज़रूर बनेगा, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। और बहुत सारे सवाल यहाँ से आ भी चुके हैं, इसलिए मैंने पहले से बोर्ड प्रिपेयर कर रखा है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, ज्योग्राफी एक जो सब्जेक्ट है उसमें एनालिसिस वाले सवाल काफ़ी कम पूछे जाते हैं, फैक्ट्स से रिलेटेड ज़्यादा मुद्दे पूछे जाते हैं। इसलिए मैं फैक्ट्स को ही बोर्ड पे लिख लेता हूँ ताकि हमारा ज़्यादा समय नष्ट ना हो। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरुआत कर लेते हैं मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश यानी अरावली पर्वतमाला की। देखिए, मैंने इस राजस्थान के मैप में अरावली पर्वतमाला जो मध्य में है वह बना रखी है। सबसे पहले अरावली पर्वतमाला के इतिहास को जानते हैं। देखिए, इसका निर्माण जो है वह दहली क्रम पहाड़ियों के अवसादीकरण से हुआ था। देखिए, अभी वर्तमान में ये दहली क्रम पहाड़ियाँ मौजूद नहीं है, लेकिन भूगोलवेत्ताओं का कहना है कि दहली क्रम जो पहाड़ियाँ थी वह पहले मौजूद थी। उसके अवसादीकरण अर्थात उसके लगातार अपर्दन या कटाव की वजह से इसका निर्माण हुआ था मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश अर्थात अरावली पर्वत का। अवसादीकरण यानी लगातार उसके कटाव। देखिए, दहली क्रम की पहाड़ियाँ जो प्राचीन भौगोलिक प्रदेश में मौजूद थी, इसका निर्माण हुआ है वह प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। देखिए, नियोलिथिक ईरा है, प्लेस्टोसिन पीरियड्स हैं, उसमें एक प्री कैम्ब्रियन काल भी आता है। उसके अंतर्गत अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है और आज से लगभग 65 करोड़ वर्ष पहले अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है, 65 करोड़ साल पहले। और ये सवाल कई बार आ चुका है, स्पेशली आरएस प्री में टारगेट किया गया था इसको। लास्ट ईयर भी लास्ट वाले आरएस प्री में टारगेट किया गया था इसको। बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। वैसे विश्व के 2 सबसे प्राचीन वलित पर्वत माने जाते हैं। वलित पर्वत यानी मोड़दार पर्वत, जिसमें मोड़ हो यानी घुमावदार पर्वत हो, उसे वलित पर्वत कहा जाता है। और विश्व के 2 सबसे प्राचीन मोड़दार या वलित पर्वत हैं। एक अल्पेशियन पर्वत जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में है, और दूसरा है अरावली पर्वत जो हमारे राजस्थान में है। ठीक है, यह विश्व की सबसे 2 प्राचीन पर्वतमालाएं मानी जाती हैं। हिमालय से भी प्राचीन है ये पर्वत, दोनों पर्वत। अल्पेशियन पर्वत से इसकी तुलना होती है। अल्पेशियन पर्वत यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, आपने मैप देखा होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी दिशा की ओर है, जहां पर न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी जैसे और न्यू फिलाडेल्फिया और क्या कहते हैं उसको, कैप कैंडरवल जैसे इलाके हैं, वहां पर यह फैली हुई है। वर्तमान में इसको एक अवशिष्ट पर्वतमाला कहा जाता है, क्योंकि लगातार इसका अपर्दन हो रहा है, लगातार ये पर्वतमाला कम हो रही है। पहले जब ये प्री कैम्ब्रियन काल में थी तो भूगोलवेत्ताओं का मानना है कि इसकी हाइट हिमालय से भी ऊंची थी, लेकिन लगातार मृदा के अपर्दन
प्राकृतिक अपरदन या फिर यूँ कहे तो अवसादीकरण से इसका लगातार आकार जो है वह घटता गया, इसकी हाइट घटती गई। क्योंकि 65 करोड़ साल पहले की पर्वतमाला है, डेफिनेटली चेंजेस बहुत सारे आते हैं। मृदा के कटाव की वजह से, हवा के कटाव की वजह से इसका अवसादीकरण लगातार होता रहा है, इसलिए इसको अवशिष्ट पर्वतमाला भी कहा जाता है। देखिए, इसकी शुरुआत आपने अक्सर पढ़ी होगी कि यह खेड़ ब्रह्मा से शुरू होती है और रायसीना हिल्स तक जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक नया पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, यह मिनिकॉय द्वीप से शुरू होती है। ये मिनिकॉय द्वीप जो है वह आपको पता होगा भारत के पूर्व पश्चिमी दिशा की ओर लक्षद्वीप नाम सुना होगा, जिसकी राजधानी है कवरत्ती। उस लक्षद्वीप के द्वीप समूह में एक द्वीप का नाम है मिनिकॉय द्वीप, वहां से इसकी शुरुआत होती है। क्योंकि ये जमीन के अंदर है, समुद्र के अंदर से होते हुए इसका जो हिस्सा है वह पहुंचता है राजस्थान में, और राजस्थान में इसकी पर्वतीय इलाकों की जो शुरुआत होती है वह खेड़ ब्रह्मा से होती है। खेड़ ब्रह्मा गुजरात में है, वहां से इसकी शुरुआत होती है। और मिनिकॉय द्वीप जो है वह लक्षद्वीप में है, ठीक है। और ये जाती है रायसीना हिल्स जो कि दिल्ली में है, वहां तक पहुंचती है। यानी इसकी राजस्थान में शुरुआत जो होती है वह यहाँ से गुजरात के खेड़ ब्रह्म से शुरू होकर इस प्रकार से इसका आकार है और दिल्ली के रायसीना हिल्स तक जाती है। और मैं आपको बता दूं, इसी रायसीना हिल्स पर भारत के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन है, ठीक है। देखिए, अरावली का पिता या अरावली का गर्भगृह माना जाता है अरब सागर को, क्योंकि कहीं न कहीं ये अरावली जो अरब सागर के अंदर फैली हुई है और वहां से यह ऊपर उठती हुई खेड़ ब्रह्मा तक आते आते यह ऊपरी हिस्से में उभरती हुई नजर आती है, ठीक है। यानी इसकी जो जड़ें हैं, गर्भगृह हैं, जो अरब सागर के अंदर मिलती है। और आपको पता होगा लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप भी अरब सागर के अंदर ही है। इसकी लंबाई की बात करें तो टोटल लंबाई है 692 किलोमीटर, और राजस्थान में इसका विस्तार है वह 550 किलोमीटर है। टोटल लंबाई यहाँ से खेड़ ब्रह्मा से लगाकर रायसीना हिल्स तक इसकी जो कुल लंबाई है वह 692 किलोमीटर है, 692। और राजस्थान के बॉर्डर से लगाकर यहाँ तक जो लंबाई है टोटल, वह लंबाई है 550 किलोमीटर। राजस्थान में इसका विस्तार सबसे ज़्यादा है, 80% विस्तार है। ये सवाल आया था सेकेंड ग्रेड 2017 के आसपास, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा यहाँ पर। देखिए, अगर इसके दिशा की बात करें तो इसके विस्तार से रिलेटेड भी कांस्टेबल और पटवारी जैसे छोटे मोटे एग्जाम में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण और पश्चिम से लगाकर उत्तर पूर्व, नॉर्थ और ईस्ट की तरफ ये फैली हुई है। अगर ऊपर से देखें तो यह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। जैसा सेकंड ग्रेड में सवाल पूछा गया था, इसी तरह से ये उल्टा घुमा के पूछा गया था। वैसे ये गलत भी नहीं है, भले इधर से शुरू करें तो यह उत्तर पूर्व से लगाकर दक्षिण पश्चिम की ओर, और इधर से शुरू करें तो दक्षिण पश्चिम से लगाकर उत्तर पूर्व की ओर यह फैली हुई है। इसकी आकृति की बात करें तो इसको तानपुरे के समान माना जाता है। अगर क्षैतिज देखें, यानी आप अगर अरावली पर्वतमाला को सीधा सीधा इस तरह से देखें जमीन पर, तो यह कुछ इस तरह से फैली हुई है। जो इसका दक्षिण पूर्वी वाला हिस्सा है वह काफ़ी ऊंचा है, और बीच में जाकर ये काफ़ी छोटी हो जाती है और वापस यह उत्तर पूर्व में वापस ऊपर उभरी हुई नजर आती है। यानी क्षैतिज सीधे समान में देखें तो ये ऐसा लगता है कि कोई तानपुरे के समान दिखाई देती है। अगर इसको लंबवत देखा जाए, यानी इसको हम सीधा सीधा ऊपर से सैटेलाइट से अगर सीधा लंबवत देखें तो यह इस प्रकार से नजर आएगी, दक्षिण पूर्व से चौड़ाई में, और वापस बीच में जाकर ये पतली हो जाती है, और वापस उत्तर पश्चिम में उत्तर पूर्व में जाकर यह इस टाइप से वापस चौड़ी हो जाती है। तो लंबवत देखें तो यह एक तितली नुमा आकृति बनाती है, इसलिए इसको तितली नुमा या तानपुरे के आकृति की पहाड़ी भी कह सकते हैं आप,
ठीक है, वैसे ये सवाल कभी आया नहीं है लेकिन कभी भी आ सकता है, थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए हमें। अगर बात करें इसका क्षेत्रफल, तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में अरावली का जो क्षेत्रफल का प्रतिशत है वह 9% है, और जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो यह 10% बैठता है। क्षेत्रफल के हिसाब से 9% और जनसंख्या के हिसाब से 10%। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। जनसंख्या के हिसाब से राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है अरावली पर्वत। और अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से आपको पूछे कि सबसे छोटा क्षेत्र है हाड़ौती का पठार, ठीक है। तो इस तरह से अरावली का मैं आपको सामान्य परिचय दे रहा हूं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट्स मैंने बोर्ड पर बनाए हैं आप लोगों के लिए मेहनत करके, तो जरा इसको ध्यान से देखिएगा। अब बात करते हैं इसके प्राचीन नाम की या लोकल नामों की। तो स्थानीय लैंग्वेज में और लोक प्राचीन नामों को देखा जाए तो इसको आडावलो भी कहा जाता है, आडावट भी कहा जाता है कहीं कहीं इलाकों में। अगर इसके सर्वोच्च शिखर की बात करूं तो सबसे ऊंचा जो इसका हिस्सा है वह गुरु शिखर है। देखिए, कोई भी पर्वतमाला होती है तो आपको पता है कि ऊंचाई लिए भी होती है और नीचे वाले हिस्से में भी होती है। तो जो सबसे ऊपरी शिखर है वह है गुरु शिखर। ये गुरु शिखर जो है वह, हम बात करेंगे चोटियों के बारे में, अरावली की अलग से चोटियां वगैरह देखेंगे। और सबसे निचला वाला जो हिस्सा है वह, जो इसका सबसे निम्न बिंदु है वह जो है पुष्कर घाटी कहलाता है। और मैं आपको बता दूं यह राजस्थान की प्रमुख जल विभाजक रेखा भी है। राजस्थान की प्रमुख जल विभाजक रेखा, यहाँ मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ से आपको भी पता है सारी नदियां अरावली पर्वत से निकलती हैं, राजस्थान की प्रमुख नदियां, ठीक है। अब ये जो प्रमुख नदियां अरावली पर्वत से निकलती हैं तो कुछ नदियां तो आपको पता होगा कि अरब सागर की ओर जाती हैं, जैसे आपकी लूणी हो गई, साबरमती हो गई, और कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती हैं, ठीक है, जो अरावली पर्वत से निकलती हैं। तो कुल मिलाकर यह एक ऐसी पर्वतमाला है जो 2 भागों में जल को डिवाइड करती है, यानी जल को बांटती है। अब देखते हैं इसके क्षेत्रानुसार इसके अलग अलग नाम क्या हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अरावली पर्वत को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे किसी क्षेत्र में इसको मगरा कहते हैं, किसी क्षेत्र में इसको मेवल कहते हैं, किसी क्षेत्र में भोमट कहते हैं, मैंने वैसे लिख रखा है। वैसे यहाँ से भी कई बार सवाल एग्जामिनेशन हॉल में आपको मिल चुके हैं, थोड़ा सा यहाँ से भी ध्यान दीजिएगा। अलग अलग क्षेत्रों में अरावली पर्वत को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, अरावली पर्वत को भाकर या भाकर कहा जाता है। अरावली पर्वत को सिरोही जिले में, इस वाले इलाके में इसको तीव्र ढलान वाली पहाड़ियों को भाकर या भाकर कहते हैं, ठीक है। भोमट भी कहा जाता है। ये भोमट अरावली का दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र है, और ये भोमट जो है, भोमट का जो पठारी हिस्सा है वह सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर में पड़ता है। सिरोही से लगाकर उदयपुर और डूंगरपुर वाले इलाके में ये वाला जो बेल्ट है वह भोमट कहलाता है, ठीक है। और अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो मेवल भी कहा जाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य इसकी जो श्रेणियां हैं, पर्वतीय क्षेत्र है, उसको यहाँ मेवल कहा जाता है। देखिए, अरावली को उदयपुर के शहर के अंदर गिरवा कहा जाता है। उदयपुर जो शहर है वह एक निचले वाली घाटी में आया हुआ है, और उसके चारों ओर तस्तरी नुमा, एक प्लेट्स नुमा जो पहाड़ियां बसी हुई हैं, उसे कहा जाता है गिरवा। गिरवा यानी पहाड़ियों से घिरा हुआ प्रदेश, और पहाड़ियों से घिरे हुए प्रदेश के बीचों बीच ही महाराणा उदय सिंह जी ने करीब 28 अप्रैल 1559 को अक्षय तृतीया आखा तीज के दिन उदयपुर शहर बसाया था। नेक्स्ट बात करें, मगरा कहा जाता है। उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्र में अरावली पर्वत को मगरा भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है देशहरो। देखिए, देशहरो जो है वह जरगा और रागा की चोटियों के मध्य वाला जो उदयपुर का हिस्सा है उसे देशहरो कहा जाता है, क्योंकि ये वर्ष भर हरा भरा रहता है। कभी भी किसी सीजन में यहाँ पर हरियाली खत्म नहीं होती, इसलिए इसको देशहरा भी कहा जाता है। जरगा जो कि
अरावली पर्वत की एक चोटी है और रांगा भी एक चोटी है। इन दोनों के मध्य इसको देशहरो कहा जाता है। ये इस वाले इलाके में है, गोगुंदा से लगाकर सायरा वाला बेल्ट। ठीक है। अरावली पर्वत को मालखेत या बालाखेत कहा जाता है, सीकर बेल्ट में। इस वाले इलाके में अरावली पर्वत को मालखेत या बालाखेत भी कहा जाता है। अरावली पर्वत के कुछ और भी पहाड़ हैं, जैसे नाग पहाड़। ये नाग पहाड़ जो है अजमेर में है। हालांकि यह बीचों बीच वाला हिस्सा है। और आपको बता दूं, इसी नाग पहाड़ से सागरमती नदी, जो बाद में साबरमती नदी, सागरमती नदी, सागरमाथा, और बाद में यही नदी लूणी नदी नाम से जानी जाती है, इसी नाग पहाड़ से निकलती है। और इसी नाग पहाड़ का एक हिस्सा है तारागढ़, जहां पर अजमेर का किला भी मौजूद है। नेक्स्ट बात करें मेरवाड़ा की पहाड़ियां। मेरवाड़ा की पहाड़ियां जो है वह अजमेर और राजसमंद के बीच में है। और इसी के अंदर एक दर्रा भी पड़ता है, बर ब्यावर दर्रा। और अजमेर और मेरवाड़ा के बीच में जो इलाका है, गोरम घाट पड़ता है। इसी पहाड़ियां, जो मेरवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं, वह अजमेर और राजसमंद के बीच में फैली हुई हैं। और मारवाड़ और मेवाड़ के दोनों मैदानों के बीच वाला यह हिस्सा है यहां पर। ठीक है। नेक्स्ट है कुकरा की पहाड़ियां। ये कुकरा की पहाड़ियां हैं, वह राजसमंद और राजसमंद में पड़ती हैं। ये यहाँ पर कुकरा की पहाड़ियां जो राजसमंद के अंदर पड़ती हैं, यह मध्य और दक्षिणी अरावली के बीच वाला पॉइंट है। यानी अगर शुरुआत उत्तर पूर्व से करें अरावली की, तो मध्य अरावली ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ से ये मध्य अरावली का समापन होता है और दक्षिणी अरावली की शुरुआत होती है कुकरा की पहाड़ियों से। ऐसे पॉइंट्स कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ से सावधान रहिएगा। ऐसे ऐसे शब्द कई बार एग्जामिनेशन हॉल में आपको पूछे भी गए हैं, तो हमें ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए। हालांकि अरावली पर्वत के दर्रों की बात, यहाँ की चोटियों की बात और यहाँ के और भी हिस्सों की बात हम अगले वीडियो में भी करेंगे। फिलहाल मैं एक अरावली पर्वत का सामान्य परिचय दे रहा हूँ। अरावली पर्वत के 3 भाग हैं। मैंने पहले ही बताया था राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के वर्गीकरण में, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली जो है वह जयपुर में ज़्यादा फैला हुआ है। इसके अलावा अलवर, सीकर और झुंझुनू इलाके में फैला हुआ है। मध्य अरावली जो है वह अजमेर, पाली और राजसमंद जिले में फैला हुआ है। और दक्षिणी अरावली जो है वह उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और राजसमंद के अंदर फैला हुआ है। तो दोस्तों, अरावली पर्वत का यह था सामान्य परिचय। और यह सामान्य परिचय कहीं ना कहीं आपको एग्जामिनेशन हॉल में एक आध सवाल निश्चित तौर पर लॉक करवाएगा। और वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे हमेशा की तरह कर रहा हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है या फिर आपको अच्छा भी लगा है तो कमेंट करना ना भूलें। और तीसरी बात, अगर आप पहली बार इस चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर निकलें। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें मोटिवेशन प्रदान करती हैं। और कहीं ना कहीं इंसान मोटिवेट होता है तो ऐसी वीडियो सीरीज और आपके एजुकेशनल जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं आपके करियर को काफ़ी ब्राइट बनाती हैं। तो ऐसी चीज़ें वो उसको लगातार लाने में उसको इच्छा भी होती है और मज़ा भी आता है। तो कम से कम हौसला अफजाई के खातिर आप ऐसा कर सकते हैं और करना चाहिए। आपको जो वीडियो YouTube पे पसंद आए, तो मैं तो यहाँ तक कहूँगा जो वीडियो पसंद आए उसे लाइक ज़रूर करें। कई बार आप ऐसा करते हो, सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हो, आपने वीडियो देख लिया, ना उसे लाइक किया ना सब्सक्राइब किया। आप सोचिए, अगर आप लाइक नहीं करोगे, उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो वो वीडियो आगे जो बना रहा है वो आपके लिए क्यों बनाएगा, वो आपको क्यों बना के दिखा रहा है। कहीं ना कहीं उसका भी एक छोटा सा स्वार्थ है। और वो छोटा सा स्वार्थ सिर्फ इतना है कि उसे लोग पसंद करें। और हर किसी को अपनी प्रशंसा या पसंद करवाने वाली चीज़ अच्छी लगती है। मुझे भी लगती हैं, कोई बोले ना बोले लेकिन सबको अच्छी लगती है। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी आप वीडियो देखें YouTube पर, अगर आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक किए बिना ना निकलें। क्योंकि उससे उसकी हौसला अफजाई होती है और वो व्यक्ति आगे भी ऐसी चीज़ें ज़रूर लाता है। तो इसी विचार के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए
जय हिंद, वंदे मातरम।